प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग एक नए बैच आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी बहुत दिनों से आप लोगों के डिमांड पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वालिफाइंग पेपर है, आप सभी को मालूम है। और ये प्लेटफॉर्म प्रार्थना एजुकेशन टेक्निकल में आप सभी को बहुत सहयोग करेगा। पिछले बैच में भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे आसानी से एएलपी क्वालिफाई किए। और आज मैं पुनः फिर से उस इतिहास को दोहराना चाहता हूं और आप लोगों को इसमें अवश्य क्वालिफाई कराने का पूरी गारंटी मैं देता हूं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, आज इसका हम बस इंट्रो टाइप का चर्चा करेंगे और इसमें हम बेसिकली सिलेबस को भी लेकर चलेंगे। तो आज पूरी व्यवस्था जो ये प्रार्थना एजुकेशन आपको देगी उसके बारे में मैं परिचय करवा रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ। तो जल्दी से सभी लोग जो नए विद्यार्थी होंगे, नए स्टूडेंट होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और विशेष लाभ लेने के लिए, विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले से, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसमें बहुत सारा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा और आपके सफलता में बहुत ही सिद्ध ये साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग करने वाले हैं और क्या होने वाला है। आपका सपना है एएलपी बनना, असिस्टेंट लोको पायलट, बहुत ही बेहतरीन जॉब। और आईटीआई वाले विद्यार्थियों के ये जीवन का सपना होता है। एडमिशन लेने के टाइम में ही, जब आईटीआई में एडमिशन लिया जाता है उसी टाइम उसका सपना होता है कि हम ड्राइवर बनेंगे। पहले इसको ड्राइवर बोला जाता था, नहीं, रेलवे ड्राइवर। आज भी लोग बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन इसका नाम मॉडिफाई कर दिया गया है और एएलपी बोला जाता है, लोको पायलट। लोको का मतलब होता है इंजन और चलाने वाले को क्या बोल रहे हैं, पायलट, नहीं तो लोको पायलट बोलते हैं। आगे में ए लगा हुआ है, मतलब आप अभी असिस्टेंट हैं, सहायक हैं। इसीलिए किस पद पे निकलता है, ये किस नाम से निकलता है, तो एएलपी के नाम से निकलता है, असिस्टेंट लोको पायलट। एग्जाम बहुत टफ होता है, इसके कई चरण हैं, जिसमें से सीबीटी 1 आप लोग दे चुके हैं और सीबीटी 2 के लिए आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और जैसे ही सीबीटी 2 क्वालिफाई करिएगा, अब आपको एक परीक्षा और देना पड़ेगा, साइको, उसके बाद मेडिकल। तो ये देखने का छोटा है लेकिन बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि आपके पास इस पूरे रेल में जितने यात्री होंगे उसकी जिम्मेवारी आपके हाथों होगी। तो आपको कितना दक्ष रहना पड़ेगा, है ना, सभी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए ये जिम्मेवारी आपके हाथों है। तो आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कौशल, आपका इंटेलिजेंस, इन सारे का इसी परीक्षा में आपको चेक किया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी विद्यार्थी सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हैं, यानी उनमें मेरिट है, अब उन्हें थोड़ा सा और रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। वो रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, उसमें से मैं भी हूं जो आपको सही रास्ते और सही मार्ग दिखाऊंगा, ताकि पार्ट बी जो है आपके लिए बैरियर होगा, या पार्ट बी आपको टफ लग रहा होगा कि सर ये क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन कैसे इसको क्वालिफाइंग करें, ये हम आसान बनाएंगे आपको। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको बिल्कुल आसान तरीका में, आसान भाषा में, क्योंकि पिछले 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा क्वालिफाई किए गए और मैं तब से ही, बहुत पहले से ही, मतलब मैं ओनली फॉर टेक्निकल पढ़ाता हूँ और कोई सब्जेक्ट नहीं। तो इसमें मुझे काफ़ी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसका लाभ आप लोग ज़रूर लीजिए। किस टाइप से पढ़ना, कैसे पढ़ना है, उसका चर्चा ही अभी जस्ट करेंगे हम लोग। और वास्तविक में ये बहुत ही चैलेंज आपके लिए होगा, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करिए और हम उसको आसान बनाएंगे।
तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अब जो है ये देख रहे होंगे बहुत सुंदर सा एक ट्रेन आपके सामने नजर आ रहा होगा, और ये है वंदे भारत। आपका सपना होना चाहिए कि जल्दी से इसमें हम लोग क्वालिफाई करेंगे और आने वाले टाइम में इसी ट्रेन को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे का बात करेंगे हम लोग। तो ये जो है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 ग्रुप बी इलेक्ट्रीशियन, इसका बैच अनाउंस कर दिए थे और आज विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। काफी टाइम लग गया, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत कुछ जल्दी जल्दी से होने वाला है। अब इसमें हमारा क्या क्या फ्यूचर्स होगा, क्या क्या फीचर्स होगा, हम उसकी बात करेंगे। आपको क्या मिलेगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस बैच को लेने के लिए आपको सबसे पहले प्रार्थना एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ मटेरियल्स आपको यूट्यूब पर भी मिलने वाला है, कुछ मटेरियल्स आपको इस ऐप से मिलने वाला है। दोनों जगह आप तैयार होकर के रहेंगे और कंप्लीटली पार्ट बी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए क्या क्या आपको मिलेगा हम उसकी थोड़ा चर्चा कर लें। आपको इसमें लाइव रिकॉर्डेड दोनों टाइप का वीडियो मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को हम लाइव लेंगे ताकि आपका प्रश्न, आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए। एकदम बेधड़क बेहिजक जो सवाल मन में आए पूछना है, ठीक है। हर चैप्टर में हम डॉट सेशन रखेंगे। बहुत सारी चीज जो है इसमें हम मेंशन नहीं किए, लेकिन हमारे मन में है हम उसको करेंगे, ठीक है। और इसमें तो जो टाइपिंग किया गया है बहुत सारी चीज छूटे हैं, हम उसको अभी ओरली बोलेंगे आपको। तो लाइव रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिलने वाला है। प्रत्येक चैप्टर के बाद डॉट सेशन मिलने वाला है। जो भी आपको डॉट होगा उसको एक इकट्ठा करके रखेंगे आप पेजों पे, है ना। डॉट सेशन उसको हम लोग बोलते हैं। आपका डॉट सेशन दूर किया जाएगा, डॉट को दूर किया जाएगा। ई नोट्स, फ्री ई नोट्स मिलेंगे और पैनल का पीडीएफ भी फ्री मिलेंगे और 3000 प्लस आपको एमसीक्यू मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुत ही कारगर आपको होगा। और मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिलेगा। जो आपको जब पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस जब आप पढ़ लें तो आपको परखने का, है ना, कि अब मेरे पास क्या नॉलेज हुआ है, कितना हम जान रहे हैं। इस मॉक टेस्ट से आप अपने आप को परखिएगा। ये सारे फीचर्स आपको उसमें मिलने वाले हैं। और आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां से प्रार्थना एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है आप लोग जानते होंगे, और नहीं तो मैं उसको भी बता देता हूं कैसे करना है आपको, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 का। आपको मालूम है कि सीबीटी 2 जो है ये दो ग्रुप में है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस एंड ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड ड्राइंग। साइंस बोलने का मतलब ओनली फॉर फिजिक्स वाला पार्ट, और उसमें एक टॉपिक बीच में है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बीच में, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी सिलेबस आपको जानकारी है। आपको जो सीबीटी 1 तैयारी कर चुके हैं, सीबीटी 1 पास करके आ रहे हैं, उनके लिए ये पार्ट ए में मेहनत बहुत कम करना होगा, प्रैक्टिस जरूर करना होगा। आपसे मैथ सोल्व हो गया, आपसे रीजनिंग सोल्व हो गया, वहां जीके जीएस भी था, करेंट अफेयर भी था, और आपको केमिस्ट्री था, लाइफ साइंस दैट मीन्स बायोलॉजी था, फिजिक्स था। तो बायोलॉजी को रिमूव कर दिया गया, केमिस्ट्री को रिमूव कर दिया गया, और इन दोनों के बदले में एक ड्राइंग को इंक्लूड कर दिया गया। और ड्राइंग में भी ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं दिया है, सिंपली 5 से 6 टॉपिक दिया गया है ड्राइंग में। प्रोजेक्शन है, लाइन है, व्यू है, और जो टूल्स यूज करेंगे वो है, मैं उसकी भी बात करूंगा, उसमें भी आपको सहयोग करूंगा। पार्ट ए का जो साइंस वाला पार्ट है उसमें मैं आपको जरूर सहयोग करूंगा, मार्गदर्शन जरूर दूंगा, ठीक है। हम बात करेंगे ओनली फॉर पार्ट बी पे। यहीं पे मेन आपको चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप आए हैं क्वालिफाई कर करके, यहाँ पर बहुत सारा जो चीज़ है आपको जानकारी है, आप जान रहे हैं। लेकिन पार्ट बी जो सेक्शन है ये ओनली फॉर ट्रेड से रिलेटेड है। और 99% बच्चे जो ट्रेड में हैं कॉलेज में बहुत कम पढ़ते हैं, या कम पढ़ाई भी होती है, या उस पर एकदम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर समस्या आपको होता होगा।
और ये क्वालिफाइंग नेचर है, पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर है। हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे और आपको बताए थे कि पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछेगा और 35% मार्क्स लाना होगा, पास कर जाइएगा। 75 क्वेश्चन पूछ रहा, 35% मार्क्स लाना है, जो कि करीब करीब 28, 29 या 30 के हम आसपास रखते हैं कि 30 क्वेश्चन यदि मेरा सही हुआ तो हम पास कर जाएंगे। तो कहने की छोटी बात है कि पास कर जाना, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ क्या रहस्य है। सिलेबस जो इसका है उसमें रहस्य यही है कि सीधा बोल दिया है कि कौन सा सिलेबस हम सवाल करेंगे, तो सीधा लिख दिया है डीजीटी का सिलेबस, दैट मीन्स एनसीवीटी। आप जो आईटीआई करते हो 2 साल में, ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड, इसके पहले सेमेस्टर सिस्टम चलता था, है ना, 4 सेमेस्टर होते थे आईटीआई में। तो सारे सिलेबस को इंक्लूड कर करके बोल दिया गया कि हम सवाल रखेंगे जो ट्रेड से रिलेटेड होगा, स्पेशल एकदम लिखा हुआ है ट्रेड से रिलेटेड है। हम इसका एक और वीडियो बनाए थे, उसमें भी जाके देख लेंगे आप लोग कि ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया गया था, क्या सिलेबस था। तो वहां से वो क्वेश्चन करेगा। तो इसकी अपेक्षा इसका जो सिलेबस है बहुत लार्ज है। चुनौती आपके सामने ये है कि कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हम इसमें पास कर जाए। गांव घर के लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं पार घट लग जाए, आसानी से हमको निकल जाए भाई, ज्यादा जद्दोजहद ना करना पड़े। तो इसको पास करने के लिए आपको एक एकदम मार्गदर्शक करने वाले टीचर, सीनियर जो भी हों, उनकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। आप वहां से ले सकते हैं हेल्प, तभी जाके आपका उपाय है, अदरवाइज नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पार्ट बी में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मुझे मालूम है और ये हम आपको साथ शेयर करेंगे। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से हम कौन सा टॉपिक पढ़ के जाएं, ताकि वहां पर जो क्वेश्चन आए हम आसानी से 30 क्वेश्चन सोल्व कर पाए, 30 से 35 क्वेश्चन सोल्व कर पाए। पास ही करना है। जो सिलेबस दिया गया है और जो आपके पास टाइमिंग होगा एकदम नहीं पूरा होने वाला है, क्योंकि आपको CBT 2 जो है 3 महीने के अंदर उम्मीद है कि ले लेगा। वो आंसर की जारी कर दिया गया है, ऑब्जेक्शन का लिंक भी ओपन हो चुका है। ये सब प्रक्रिया करते करते आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने के आसपास टाइमिंग लगेगा, उसके बाद वो रिजल्ट दे देगा। बात समझ में आ रहा। तो समय को कम है, समय आपके पास कम है, समय कम होने के वजह से जितना बड़ा सिलेबस है आपसे संभव नहीं है, लेकिन यदि आपको मार्गदर्शन अच्छा मिल जाए तो जरूर ये संभव हो जाएगा। और बहुत ही आसान है, ये इतना आसान है, आप यदि पढ़ेंगे इसको, इसको भूल जाइएगा। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत आसान है। आसान वे में आपको बताया जाएगा, एकदम फ्रेंडली वे में हो करके, लोकल लैंग्वेज में हो करके, है ना। और जो मेरा लैंग्वेज होगा बताने का वो बाईलैंग्वेज होगा, दोनों लैंग्वेज को हम ख्याल रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश, ताकि दोनों तरीका से आप समझ लीजिए, है ना। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है वो हम अभी जस्ट डिस्कशन करेंगे। और आपको कोई भी समस्या होगा तो इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आपका जो बैच स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 10/12 से, 10 तारीख 12वां महीना, दैट मीन्स आज का तारीख 7 हो चुका है, सोमवार मंगलवार पड़ रहा है, ठीक है। 3 बजे, 3:30 पे ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अब इस बैच में हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आइए इसी कड़ी में आगे चलेंगे और बताएंगे आपको कि हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ाएंगे आपको। तो अभी जो हेडिंग आपके सामने लिखा गया बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इस पार्ट को गंभीरता पूर्वक पढ़ना है, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ये आपको सहायक होगा पार्ट ए में, जो साइंस का टॉपिक है वहां भी आपको काम कर जाएगा और इसमें भी काम कर जाएगा। इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा फोकस देना है। दूसरी बात, यदि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोल रहे हैं, यानी इसको हम सीधा सीधे बेसिक बोलते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये छोटी सी दुनिया है आईटीआई, और इसमें जो सिलेबस दिया गया है बहुत ही अच्छा सिलेबस डिजाइन किया है एनसीवीटी डीजीटी। नॉलेज में होना चाहिए, इसमें नॉलेज टूल्स का होना चाहिए, नॉलेज आपको सेफ्टी का होना चाहिए, नॉलेज आपको इक्विपमेंट का होना चाहिए,
नॉलेज आपको ओवरऑल टोटल होना चाहिए। तो जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं देखता हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा है, जिसको बोलते हैं कि एक स्किल्ड पर्सन। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझना है आपको तो सबसे पहले बेसिक का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पावर होल्डिंग का तैयारी किए हैं, पावर होल्डिंग का बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे पूरे का पूरे पावर होल्डिंग का सिलेबस पढ़ा रखा हूं। 2-3 चैप्टर बचा हुआ वो चल रहा है, वो भी समाप्त हो जाएगा। वहां पे जा करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं बताया हूं आपको कि बेसिक जब तक ठीक नहीं रहेगा आपको आपको आगे समस्या होगा। और जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंटों का, जिन बहादुरों का यदि बेसिक अच्छा है तो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में मजा आ जाएगा, फिर लगेगा कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि इसको बहुत ही अच्छा कर लेंगे और तब जा करके हम आगे जो भी चलेंगे आसान हो जाएगा। ये आपका रीढ़ है, रीढ़ जिसको बोल सकते हैं, बैकबोन। मकान बनता है, घर बनता है, बिल्डिंग बनता है तो नीचे स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप लोग पिलर बोलते हैं, नहीं? वो जितना मजबूत और जितना अच्छा दिया गया आप मकान को उतना ऊपर ले जा सकते हैं। यदि वो नहीं है ना, तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। वही बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर पढ़ेंगे, आईटीआई का जो सिलेबस पढ़ेंगे, ग्रुप बी का जो सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक समझना और बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना। यदि ये आपके समझ में आ गया और यहीं पर मेन मेहनत है तो आगे कुछ है ही नहीं है, मैं एक बार बोल दे रहा हूं। जो बच्चा यहाँ पे समझ गया इस चीजों को, आगे कुछ नहीं है, आगे तो एकदम आपको दौड़ाएंगे, दौड़ जाइएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। अभी तो डिस्कशन कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जितना बड़ा सिलेबस है कि बहुत ही लंबा बन जाने वाला है, लेकिन मैं सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा और आपके सामने तोड़ तोड़ के परोसूंगा। मान के चलिए कि एक मैथ का एक मैथ का बुक है, सपोज RS अग्रवाल आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के लिए, तो उसमें बहुत सारा चैप्टर है। यदि उसमें से एक चैप्टर हम फाड़ के आपके हाथ में दे दें, बोले कि पहले इसको तैयारी करो, चैप्टर वाइज चैप्टर यदि अलग कर दें तो मानसिक तौर पे आपको लगेगा अच्छा ये तो 5 पेज का ही सवाल है, 10 पेज का ही काम है, जल्दी हो जाएगा। नहीं, इतना मोटा पुस्तक आपके हाथ में दे दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा अंदर से व्याकुलता आएगा कि कम समय में इतना कैसे कर पाएंगे। तो मेरा एक स्ट्रैटेजी है, मेरा एक अनुभव है इस फील्ड में, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, आपको एकदम निश्चिंत रहना है, सिर्फ बने रहना है। तो इसमें हम अभी जो सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, हम 3 या 4 वीडियो देंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देंगे सिलेबस के प्रति। ठीक है, घबराना नहीं है कि सर आप भी अभी भी सिलेबस का दे रहे हैं, फिर सिलेबस का दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं बस देखते चलना है आपको। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे होगा, यानी कि बेसिक पे होगा। बेसिक में क्या क्या देखेंगे हम लोग, तो बेसिक में देखेंगे डीसी सर्किट, डीसी करंट सर्किट। डीसी आप पढ़े होंगे, यहां आइए थोड़ा सा। हम जब भी बात करते हैं बेसिक का, जब भी हम बात करते हैं बेसिक का तो बात करते हैं सबसे पहले डीसी, डीसी सर्किट। एक छोटा सा ऐसे हम एग्जांपल लिखे हैं। डीसी सर्किट को बोलते हैं क्या, डायरेक्ट करंट सर्किट। एक एक चीज हम समझाएंगे लेकिन आज नहीं, जब क्लास स्टार्ट होगा तब। आज सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो डीसी सर्किट उसको हम ब्रेक करके लिखेंगे तो डायरेक्ट करंट सर्किट, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष धारा सर्किट भी बोल सकते हैं या फिर दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, है ना। डीसी करंट के बारे में, डीसी सर्किट के बारे में, सर्किट क्यों लगा दिए, करंट क्यों नहीं लगाए, सब पे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ देखते चलना है। तो डीसी सर्किट पढ़ेंगे हम लोग, दैट मीन्स डायरेक्ट करंट सर्किट पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पढ़ेंगे जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा सर्किट बोलते हैं। मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सर्किट जिसको बोलेंगे चुंबकीय, चुंबकीय सर्किट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये 4 स्तंभ जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कड़ी है। जिस बेड पे, जिस बिछावन पे आप बैठे हुए हैं उसमें 4 कड़ियां हैं, नहीं
या जिस चेयर पर बैठे हुए हैं उसका नीचे का है 4 खंभा, नहीं, यदि एक खंभा कमजोर हो गया तो वो डगमग हो जाएगा, गिर जाएगा। वही बात यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये छोटी दुनिया है ITI। और इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, जिसको डिप्लोमा बोलते हैं, पॉलिटेक्निक बोलते हैं, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी दुनिया। और जब बीटेक करिएगा तो दुनिया बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही सारा पार्ट है। यहाँ जो पढ़ रहे हैं दायरा थोड़ा सा कम होगा। जब डिप्लोमा में जाइएगा दायरा थोड़ा बढ़ेगा, बीटेक में जाइएगा और बढ़ जाएगा। फर्क यही है। तो ये 4 स्तंभ है, ये चारों मजबूत होना चाहिए, तब जाके आपको सारा पेपर समझ में आएगा। और ये मैं बार बार डंके की चोट पे बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। और जब आप पढ़िएगा मेरे साथ जुड़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि सर बिल्कुल सही बोलते थे। इनमें जिनको कमजोरी रह गया, इसमें जिसको दिक्कत रह गया, तब फिर संभालना मुश्किल है। फिर हम आगे जो भी बोलेंगे बकेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर पार कर जाएगा। तो हम आपको हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी रिक्वेस्ट करेंगे, इन चारों को बहुत अच्छे तरीका से पढ़िएगा, समझिएगा। आइए अब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है। तो जो हम अभी टॉपिक्स सारे लिख लिए हैं, लिख रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं, ये सारे के सारे DGT के साइट से उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इधर उधर कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और खासकर RRB का एग्जाम है और TCS ले रही है, तो अकॉर्डिंग टू वो सिलेबस ही सवाल करेगा। खासकर टेक्निकल की मैं बात करूँ तो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाना है और आपको सफलता दिलाना है। तो DC सर्किट दैट मीन्स डायरेक्ट करंट सर्किट, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष धारा सर्किट बोलेंगे या फिर दिष्ट धारा भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया है हम उसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको देखिए और समझिए क्या है। तो सबसे पहले लिखा हुआ ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम, किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशंस, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो पूरा अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी लिखा दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो घबराना नहीं है, हम बाइलैंग्वेज की बात किए हैं तो आपको हिंदी भी रखेंगे, और जो आपको लैंग्वेज अडॉप्ट करें उसको लेके चल दीजिए, है ना। लेकिन टेक्निकल पेपर जो है इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, सब जानता है। ट्रांसफार्मर बोल दिए, समझ गए आप लोग कि ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, है ना। करेंट तुरंत समझ में आ जा रहा है। नहीं, अब ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परिणामित्र। तो परिणामित्र हम आपको बोलेंगे तो थोड़ा सा आप भी समझने में संकोच होइएगा, या नहीं लगेगा क्या है, नया नया चीज़ है। और अपने गली मोहल्लों में या फिर अपने समाज में भी बोलिएगा कि परिणामित्र जल गया है, तो बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे। लेकिन यही बोल दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर जल गया है, तो तुरंत कहेगा छो, जहां से बिजली आ रहा है ना वही खराब हो गया। नहीं, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आप जब 5 से 10 क्लास मेरे साथ जुड़ जाइएगा, 5 से 10 क्लास यदि देखिएगा, तो आपको ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो आइए हम बात करेंगे जो DC सर्किट दैट मीन्स डायरेक्ट करंट सर्किट में हमको सिलेबस दिया है, वह दिया है कि ओम्स लॉ क्या है, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़े हो। फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओम्स लॉ, देखो ओम का नियम, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम, सरल विद्युतीय परिपथ और समस्याएं, किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशन, किरचॉफ्स के नियम और अनुप्रयोग, एप्लीकेशन दैट मीन्स अनुप्रयोग, है ना। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, श्रृंखला और समानांतर परिपथ, नहीं होता सीरीज परिपथ, समानांतर परिपथ, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन ए सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क, यानी कि श्रृंखला और समानांतर नेटवर्क में खुले और छोटे परिपथ, है ना। खुला ओपन और शॉर्ट, नहीं कहता कि शॉर्ट सर्किट हो गया। पेपर में ना सुनता हुआ न्यूज, कोई घटना घट गया, कैसे घटा जी, तो बोलता है नहीं, अच्छा वहां आग लग गया, अच्छा इस दुकान में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से लग गया, सब बोलता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को देखना है, क्यों आग लग गया भाई, अब आग लग गया तो उसको कैसे बुझाना है, सब कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको डायरेक्ट करंट सर्किट में
ये टॉपिक्स देखना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब इसके अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। और क्या पढ़ना है आगे, आगे पढ़ना है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम, एंड और वेरियस टाइप ऑफ रेसिस्टर, विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधक। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और एप्लीकेशन मैंने कहाँ उसको उपयोग करेंगे, कहाँ उसका अनुप्रयोग होगा, वही बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत और इसका अनुप्रयोग। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव। हम यदि टेम्परेचर को वेरी कराते हैं तो रेसिस्टेंस में वेरी होता है ना, क्या वेरी होगा वो हम लोग देखेंगे, मतलब ये टॉपिक है उसके अंतर्गत में। डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के मानों को मापने की विभिन्न विधियां। प्रतिरोध को मेजर करना है, रेसिस्टेंस को मेजर करना है, कितना टाइप से मेजर करते हैं उसके बारे में भी हमको देखना है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, यानी प्रतिरोधों का श्रृंखलाबद्ध और समानांतर संयोजन। ये होता है कि सीरीज संयोजन क्या है, पैरेलल संयोजन क्या है, तो डिफरेंट टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी लड़के लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं निकाल पाता है कहाँ पर सीरीज है कहाँ पर पैरेलल है, कैसे हम अटेम्प्ट ले आसानी से सोल्व हो जाए। इन सारी चीजों को आपको देखना है, कहाँ देखना है, तो डायरेक्ट करंट सर्किट में देखना है, दैट मीन्स जिसको हम लोग डीसी सर्किट बोलते हैं। ये सिलेबस दिया गया है। अब हम बात करेंगे, अभी जो देखें आप लोग, ये अभी तक देखें हम लोग किसका, तो डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट में इतना ही टॉपिक देखना है। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमको सफलता मिल जाए। और ये वाला जो अभी जस्ट हम डिस्कशन किए अकॉर्डिंग टू सिलेबस किए, इसमें बहुत सारा कुछ और जो हमको लगेगा कि और बताना चाहिए एक्स्ट्रा, पहले तो ये कवर करना है, उसके बाद यदि हमें लगेगा कि कुछ और बताना चाहिए अवश्य बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। अगला जो टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, बेसिक का ही पार्ट है, एसी सर्किट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और अल्टरनेटिंग करंट सर्किट लॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हिंदी रूपांतरण होता है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती सर्किट। अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि सर्किट क्या, धारा क्या, ये जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे उस समय बताएंगे। आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या हमको उसमें पढ़ना है। तो आइए उसमें देखना है हमें, यानी क्या देखना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके अंतर्गत, उसकी बात करें। तो साइन वेव है, साइन किसको बोलते हैं जी, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे साइन थीटा कॉस थीटा। 11 12 किए होंगे, वहां पे यदि मैथमेटिक्स रखे होंगे तो साइन का ग्राफ होता है, वो भी पढ़ने को मिला होगा। तो हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि साइन वेव होता क्या है। तो साइन वेव पढ़ना है, साइन वेव हो गया। रिलेटेड टर्म मतलब संबंधित शब्द उससे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्कालीन मान, नहीं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू औसत मान, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर एंड इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को बोलते हैं प्रतिबाधा। तो ध्यान से देखना, हम जब बोलेंगे आपको जहां पे जो चीज बोलेंगे उसको आप लोग नोट करते चलना है। और ये सारा चीज जो है पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी आराम से सुनना है। इस सिलेबस की बात चल रही है। तो एसी सर्किट में दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट में हमको ये सारे टॉपिक को देखना है जो कि आपको डीजीटी के सिलेबस में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सभी कुछ पूछा जाएगा, लिंकिंग किया जाएगा। आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे और क्या इसमें पूछा जाएगा, और क्या दिया गया है। तो दिया गया फेज एंड फेज डिफरेंस। क्या फेज होता नहीं बोलता, सिंगल फेज, थ्री फेज, नहीं मोटर है जी तो ये थ्री फेज मोटर है, अच्छा ये मोटर है जी तो सिंगल फेज मोटर बोलता है ना। तो फेज, उस फेज के बारे में डिस्कशन करना है। फेज को हम लोग यहाँ पे चरण और चरण अंतर भी हिंदी में बोल सकते हैं। यानी फेज एंड फेज का डिफरेंस क्या हो रहा है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, सक्रिय और प्रतिक्रियाशील शक्ति, यानी एक्टिव रिएक्टिव, ये पावर, पावर में देखना है। सिंगल फेज एंड थ्री फेज सिस्टम, सिंगल फेज जो अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे, और थ्री फेज सिस्टम। और क्या देखना है जी, प्रॉब्लम ऑन एसी सर्किट। प्रॉब्लम कहने का मतलब जहां जहां प्रॉब्लम लिखेंगे यानी समस्याएं लिखेंगे तो ये नहीं समझ लेना कि कौन, मतलब न्यूमेरिकल्स पूछेगा। स्पष्ट लिख दिया है सिलेबस में कि प्रॉब्लम ऑन एसी सर्किट, मतलब एसी सर्किट से क्वेश्चन आ सकता है।
जहां जहां टॉपिक्स में प्रॉब्लम लिखेगा मतलब न्यूमेरिकल्स के बारे में कर रहा है। आप लोग स्टैंडर्ड को समझिए, इसके भाषा को समझिए क्या बोल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा मैं समझाता हूं और समझिएगा। जहां जहां लिख देगा कि प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम, तो समझ आना न्यूमेरिकल्स वहां से पूछेगा, हमको न्यूमेरिकल्स पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये हुआ। और इसके आगे चले, इसी सर्किट में इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक और कैपेसिटिव प्रतिक्रिया, हिंदी रूपांतरण, देयर इफेक्ट ऑन एसी सर्किट एंड रिलेटेड वेक्टर कॉन्सेप्ट, यानी एसी सर्किट पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका प्रभाव, तो वही इंडक्टिव सर्किट रिएक्टेंस का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, और संबंधित वेक्टर अवधारणाएं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखना है, फुल्ली मैथमेटिक्स है। कंपैरिजन एंड एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी सर्किट, डीसी एंड एसी सिस्टम या सर्किट जो ही बोलिएगा। डीसी और एसी सिस्टम की तुलना और लाभ, क्या आपको लाभ मिलने वाला है, दोनों का कंपैरिजन करके देख लेंगे। एसी सिस्टम में क्या हमको मिलने वाला, डीसी सिस्टम में क्या मिलने वाला। जैसे ही दोनों सिस्टम पढ़ लेंगे तो हमको खुद पता चल जाएगा क्या इससे लाभ है और क्या इससे हानि है। तो आपको ये सिलेबस दिया गया है। इसके और आगे हम लोग बात करें तो उसमें और दिया है एडवांटेज ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम। अब पॉलीफेज बोला गया मतलब यहां पर हो गया थ्री फेज के बारे में। पॉलीफेज का मतलब, पॉली मतलब होता है बहु, और फेज का मतलब फेज समझ में आ रहा है ना, बहुत फेज, सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, फोर फेज, फेज का संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में थ्री फेज ट्रांसमिशन होता है, जनरेशन होता है, यूटिलाइजेशन भी होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ देयर फेज, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज में आएंगे तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे। जिस प्रकार से आप लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन जानते हैं कि सीरीज में जोड़ो, पैरेलल में जोड़ो, यानी समानांतर में जोड़ो, उसी प्रकार से जब हम लोग पढ़ते हैं थ्री फेज सर्किट तो उसमें जो कनेक्शन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। लाइन एंड फेज वोल्टेज, करेंट एंड पावर इन थ्री फेज सर्किट विथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड, फेज सीक्वेंस मीटर, यानी ये सारा टॉपिक्स आपको हिंदी रूपांतरण भी यहां लिख दिया गया है। और ये सारा टॉपिक एसी का है, एसी पढ़ना। दैट मीन्स जैसा ही हम एसी का चर्चा करते हैं तो वहां पर फेज का चर्चा होता है। फेज कहने का मतलब हो गया सिंगल फेज, थ्री फेज। तो आपको सिंगल फेज का भी कॉन्सेप्ट सीखना है और थ्री फेज का भी कॉन्सेप्ट सीखना है। थ्री फेज में क्या क्या पढ़ना है वो डिटेल यहाँ बताया गया है, और सिंगल फेज में भी क्या पढ़ना है वो भी बताया गया है। इन दोनों को जब कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट हम एसी सर्किट बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट बोलते हैं। आ रहा होगा समझ में? अभी व्याकुल नहीं होना है, अभी चीजों को देखना और समझना है कि उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। वो टॉपिक जरूर हमको टच होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय सर्किट की बात करें, मैग्नेट में क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो मैग्नेट है ये तो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मशीन पढ़ना हो, पावर सिस्टम पढ़ना हो, अब आपको हम मशीन बोल रहे होंगे, पावर सिस्टम बोल रहे होंगे, तो जो पहली बार जो स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम वो टेक्निकल यदि इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं। अभी चुपचाप सुनना है, आगे चलते रहना है आपको। और जो कुछ ना कुछ पहले से पढ़ रखे हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा और वो हर बातों को समझ रहे होंगे। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं वो धैर्य रखेंगे, धैर्य रखेंगे, सफलता मिलेगी। तो जो मशीन की हम बात करते हैं, मशीन कहने का मतलब हो गया, अब आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर। तो ये सारा मतलब एसी मोटर होता है, डीसी मोटर होता है, एसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, उस सारे व्याख्या हम आगे करेंगे जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब। लेकिन उन सारे चीजों को पढ़ने के लिए मैग्नेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आ गया, मशीन हमारा हो गया। मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, इसीलिए मैं इस सिलेबस को बताने के पीछे और जो बता रहा हूं गंभीरता पूर्वक, मेरा यही उद्देश्य है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ में आए, वो पेपर में रुचि आए, और रुचि आने के बाद आपको ये सिलेबस आसान लगेगा और आपको किसी भी एग्जाम में सफलता अवश्य दिलाएगा। लेकिन अभी तो मेरा टारगेट है CBT 2, तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए हम बात करेंगे। आगे चलते हैं।
अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज है। तो इसमें है मैग्नेटिक टर्म्स। अच्छा, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो मैग्नेट का जो जो टर्म है, टर्मोलॉजी जो उसमें यूज होगा, वो टर्म को देखना है। शब्द है ना, चुंबकीय शब्द, मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ना है, क्या उसका प्रॉपर्टीज है, चुंबकीय पदार्थ और चुंबक के गुण देखना है ना। थर्ड पॉइंट जो प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत और नियम, क्या उसका सिद्धांत है भाई, क्या नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उसको पढ़ेंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ये बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है मैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए बस। ये था मैग्नेट का सिलेबस। और उसके बाद अगला पड़ाव जो हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगला पड़ाव। तो अगला पड़ाव में हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या देखना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना है और कैपेसिटर देखना है। कैपेसिटर संधारित्र जिसको आप लोग बोलते होंगे, है ना, डिफरेंट टाइप देखना है उसको। फंक्शन देखना है, क्या फंक्शन है उसका, और ग्रुपिंग एंड यूज, कैसे ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग का मतलब सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग जो करते हैं वो ग्रुपिंग हो गया, और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग है, दैट मीन्स विभिन्न प्रकार उसका क्या कार्य है। सामूहिकरण क्या है, सामूहिकरण का मतलब वही हो गया कि श्रृंखलावार में करेंगे या फिर समानांतर करेंगे आप लोग, और उपयोग है। ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिलेबस है। ये कहाँ का सिलेबस है तो मैं बार बार बता रहा हूं, जो मैं आपके सामने रखूंगा वो टू द पॉइंट रखूंगा। समय कम है, सफलता लेना है, तो उसको हमको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करें हम लोग, एक टॉपिक जो है इसको हम डीसी सर्किट के अंतर्गत ही रखते हैं। ये टॉपिक जो है हम अलग से लिख दिए हैं, वहां पे 4 जो टॉपिक लगाए वो हम लोग देख चुके हैं, उसको बेसिक के अंतर्गत में रखते हैं। उसमें एक और इंक्लूड किए हैं, बैटरी एंड सेल। तो जितने प्रकार के आपका ट्रेड है, अब जो अभी जो हम सिलेबस बताए हैं और अभी जस्ट जो बताने वाले हैं, ये कहाँ कहाँ यूजफुल होगा जो मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये 3 ट्रेड के जो बच्चे हैं, तीनों ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं, उनको ये सारा ज्ञान होना चाहिए। उन सारे ट्रेड में ये इतना बात पूछा गया है, इतना सिलेबस दिया गया है। आप सिलेबस जाइए, निकालिए, सारे सिलेबस को देखिए तो इतना बात आपको नजर आएगा हर ट्रेड वाला में। यानी आप इलेक्ट्रिकल पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, वायरमैन पढ़ो, इसका नॉलेज होना ही चाहिए। और कॉमन चीज क्या होता है उसमें, टूल्स वगैरह सभी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए थोड़ा सा छोटा छोटा इक्विपमेंट होता है और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है। सेल और बैटरी, सेल और बैटरी, इसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या जो सिलेबस है। तो देखो, टाइप ऑफ बैटरी चार्जिंग, सेफ्टी प्रिकॉशन, टेस्ट इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी बैटरी चार्जिंग के प्रकार देखना है। सुरक्षा सावधानियां, परीक्षण उपकरण, रख रखाव जिसको मेंटेनेंस बोलेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, एंड कैथोडिंग प्रोटेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड स्पेसिफिक वोल्टेज एंड करेंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, कैथोड सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत और निर्देशित वोल्टेज और करेंट के लिए कोशिकाओं का समूह। अच्छा, यहाँ पर कोशिका जो लिख दिया, ये बायोलॉजी वाला टर्म लिख दिया। यहाँ पर हमको ये जो सेल बोला गया है, ये जो सेल बोला गया है, ये बैटरी वाला सेल समझना है ना। और यहाँ पर सेल को कोशिका करके लिख दिया है, वो कोशिका वाला नहीं, ठीक है। टाइपिस्ट से यहाँ पर मिस्टेक है, समझिएगा। सेल समझना है, सेल बोलता है तो बायोलॉजी के टर्म में समझ जाएगा कोशिका, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्म में समझना है तो सेल का मतलब वो बैटरी, केमिकल रिएक्शन जहाँ हो रहा है, नहीं। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ ए सोलर सेल, दैट मीन्स सौर सेल का सिद्धांत और संचालन। आगे चलेंगे तो इसमें और देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि केमिकल इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम क्या है, विद्युतीय धारा का रासायनिक प्रभाव और इलेक्ट्रोलाइटिक्स का नियम देखना है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड को व्याख्या करना है। टाइप ऑफ सेल, यानी सेल का प्रकार, एडवांटेज,
लाभ, डिसएडवांटेज, हानि एंड देयर एप्लीकेशन, और उनके अनुप्रयोग। एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या उसको यूज करिएगा, कैसे आप उसको अनुप्रयोग में लाइएगा। लेड एसिड सेल है ना, लेड एसिड सेल हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंपोनेंट, यानी संचालन का सिद्धांत और घटक। कौन कौन सा लेड एसिड सेल में कौन कौन सा कंपोनेंट लगेगा, उसका क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, इन सारे बातें, इन सारे चीजों को हमको देखना है, समझना है, पढ़ना है। बात आई समझ में? तो ये जो था अभी जो हम लोग देखे, ये सारे सिलेबस हैं। इन सारे सिलेबस को हम पहले ही बता रखे हैं, आपको हर ट्रेड में देखना है, चाहे वो ट्रेड इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे वायरमैन का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का हो, ये कॉमन पार्ट है। ये जिनका अच्छा हो गया, बैटरी वाला पार्ट को हम यदि इग्नोर भी करें, इसके पहले जो हम 4 टॉपिक बताए, दैट मीन्स डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट, एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट, मैग्नेट और कैपेसिटर, ये यदि 4 स्ट्रांग हो गया, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है सफल होने में। तो आज का जो हमारा सिलेबस डिस्कशन हुआ है, आपके साथ जो हम ये चर्चा परिचर्चा किए हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बेसिक का सिलेबस समझ में आया होगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पिलर की बात करेंगे। हमें एक अच्छा सुंदर सा मकान बनाना है, घर बनाना है, तो हम सबसे पहले बेस को तैयार करेंगे। आपको सफलता दिलाना है तो सबसे पहले हमको बेस दिखाना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में हम ये बेसिक आपके सामने रख दिए हैं, और इसमें जो टॉपिक इंक्लूड हुआ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड हुआ। तो जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा एकदम 2D पॉइंट चलिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा, आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा आपको टेस्ट लिया जाएगा, सारा फैसिलिटी दिया जाएगा। आप एकदम सुनिश्चित रहिएगा, आपका सफलता श्योर होगा। तो आज जो है अब बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, डिटेल समझाने के चक्कर में अगला जो हम वीडियो लाएंगे है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस की बात करेंगे, और सिलेबस का आपके सामने हम 2-4 लेक्चर लाने वाले हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक का चर्चा किए हैं। अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मशीन, फिर पावर सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 साल का जो पूरा सिलेबस है, यदि उसका हम एक एक टॉपिक कर चर्चा करें तो 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा आपको सिलेबस डिस्कशन करने में। आप इस वीडियो को भी ना देख पाएंगे, आपको निराशा महसूस होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, कैसे मुझे इतना कम टाइम में पढ़ना है। तो इन सारे समस्याओं को मानसिक रूप से तनाव ना लें, और मानसिक स्थिति आपका मानसिक संतुलन बना रहे, इसलिए मैं थोड़े थोड़े आपके सामने रखता चलूंगा। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते चलेंगे, फिर पता चलेगा कि सर मैं तो बहुत आगे बढ़ गया हूं, अब हमको डर भय नहीं लग रहा है। तो हम 1 बाय 1 करके बीच बीच में आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा, और 10 तारीख से 3:30 बजे एप्लीकेशन पे और कुछ कुछ जो सुविधाएं हैं हम YouTube पर भी देना स्टार्ट करेंगे। एक एक करके आपको सारा कुछ बताना स्टार्ट करेंगे। तो आप जो हैं इस चैनल से जुड़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे, प्रार्थना एजुकेशन से जुड़ेंगे, और जो बच्चे नए होंगे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और सफलता अपना सुनिश्चित करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्लास लंबा हो गया है, अगले क्लास में मिलेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद।